राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी जो कि पैकेजिंग बॉक्सेस या पैकेजिंग मटेरियल बनाने का काम करती है, वो भी रिसाइक्लेबल कागज़ का। जो कागज़ के पैकेजिंग हम लोग देखते हैं मार्केट के अंदर में इस टाइप के। इस टाइप की पैकेजिंग ये कंपनी जो मटेरियल है ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी का नाम है 3M पेपर बोर्ड। यूजुअली आप जब पेपर बोर्ड जब सॉरी पैकेजिंग मटेरियल देखते हैं और उसको साइड में से देखेंगे तो उसमें एक वेव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखता है। एम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखता है, जिसकी वजह से वो पैकेजिंग जो होती है वो हार्ड हो जाती है और मोटी हो जाती है और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। इसी टाइप की पैकेजिंग मटेरियल ये कंपनी बनाती है, वो भी रिसाइकलेबल मटेरियल से, जो कि कागज़ जो रिसाइकल होता है उससे। क्योंकि कंपनी के अगर हम वेबसाइट को चेक करते हैं तो रिसाइकल, रीयूज़, इस टाइप के आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं। अब ये कंपनी है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है। कंपनी का नाम है, जैसे अभी अपने हमने डिस्कस किया था, 3M पेपर बोर्ड। ये कंपनी किस हिसाब से आईपीओ में पैसा उठाना चाह रही है, किस हिसाब से आज के दिन इस कंपनी में वैल्यू है, और इस आईपीओ की वजह से कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला है और कहाँ पर लिस्ट हो सकती है, फ्यूचर में कैसी जा सकती है, कितना ऊपर तक या नीचे तक जा सकती है, उसकी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे यहाँ पे। लेट्स प्रोसीड विद दिस। तो पहले बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो 12 जुलाई से 16 जुलाई की अगर बात के आस बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 69 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। लगभग 40 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है मार्केट से, और जो खुद की वैल्यू लगाई है 40 करोड़ रुपए उठाने के लिए, वो 132 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगाई है। आईपीओ से पहले 100% जो प्रमोटर लोग जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था उनके पास में कंपनी का पूरा मालिकाना हक था, और आईपीओ के बाद में 70% ही रह जाने वाला है, तो 30% पब्लिक के पास में चले जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी आज के दिन किस हिसाब से चल रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ को देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यूज़ 21 में 165 करोड़ थे, फिर 316 करोड़ हुए, फिर 329 करोड़ हुए, और अभी इस साल फिर से कंपनी को नुकसान देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में अंदर में नुकसान हुआ है, मतलब सेल कम हुई है, बट प्रॉफिट्स जो हैं वो लगभग 11 करोड़ रुपए हो गए, 6 करोड़ से बढ़कर गई। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि ये कैसे हो गया भाई, कमाल ही कर दिया मतलब। तो कंपनी ने ये रेवेन्यू जो कम हुआ है इसके पीछे रीज़न बताया है कि कंपनी का जो प्राइस है प्रोडक्ट्स का वो कंपनी ने रिड्यूस कर दिया था, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है। यूजुअली ज़्यादा सेल में फ़र्क नहीं आया है क्वांटिटी वाइज, बट प्राइस वाइज कम हो गया, क्योंकि प्राइस हमने काफ़ी कम कर दिया। बट यहाँ पे प्राइस पे कितना कम किया होगा भाई, कितनी कम, इतना कम रेवेन्यू हो गया होगा। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ा डाउट है सेल के ऊपर में भी, और दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर में भी। बेसिकली जो छोटी कंपनियों का आईपीओ लेके आने वाले जो बैंकिंग जो बैंकर्स होते हैं ना, जो आईपीओ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये जो आईपीओ लेके आने में मदद करते हैं, ये लोग बता देते हैं कि सर आपकी सेल कम हो गई है। क्लाइंट से बोलता है कि सर भाई इस साल बहुत सेल कम हो गई, आप आईपीओ अगले साल ले आना या फिर बाद में कुछ जुगाड़ करो। तो बोलते हैं कि सर ऐसा दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने सेल जो प्राइस है वो कम कर दिया था। तो ये बड़ा ही इजी हथकंडा है, जिससे कि कस्टमर भी खुश हो जाता है कि हाँ यार सेल प्राइस कम कर दिया तो सेल तो कम हो ही जाएगी। तो नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं चीज़ों को कि कंपनी ने ये पैसे उठा क्यों रही है आईपीओ के थ्रू। तो पहले बेसिक रीज़न कंपनी बता रही है कि कंपनी को एक नई मशीनरी लगानी है, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो फैसिलिटी है उसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करना है। तो मॉडर्नाइज का मतलब हो गया कि थोड़ा सा और इजी प्रोसेस करना है। काफ़ी सारे मैन हैंडलिंग प्रोसेस हैं इस फैक्ट्री के अंदर में, उनको और ईजी करना है, नई इंस्टॉलेशन भी करनी है। बेसिकली देखा जाए तो वो क्या करना है, क्या बोलते हैं उसको, रेनोवेट करना है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कंपनी की है उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, मतलब लोन चुकाना है। प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रखा है, और जो आउटस्टैंडिंग जो बोरोइंग है कंपनी के ऊपर में, जो कि कंपनी ने अपने प्रमोटर से भी ले रखी है, मतलब कंपनी का जो आज के दिन प्रमोटर था उसने कंपनी को लोन दे रखा है, वो कंपनी को वापस चुकाना है। तो बेसिकली ये बेसिक रीजंस है कंपनी के पैसे उठाने के पीछे, और यही वो ऑप्शंस यहाँ पर लोगों ने बताए हैं कंपनी ने कि 14 करोड़ रुपए कहाँ लगने वाले हैं, 10 करोड़ रुपए कहाँ लगने वाले हैं, 7 करोड़ रुपए कहाँ जाने वाले हैं, जनरल कॉर्पोरेट प्रोसेस में 6 करोड़ रुपए जाने वाले हैं। नेक्स्ट अब थोड़ी सी चीज़ें जो आरएचपी के अंदर में कंसर्निंग मुझे लगती हैं, उन कंसर्निंग बातों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज के दिन कंपनी के ऊपर में
कुछ मतलब कंपनी के ऊपर में सिविल और क्रिमिनल केस दोनों ही हो रखे हैं एक एक, और टैक्स से रिलेटेड 8 केसेस हो रखे हैं। इसमें से जो सिविल केस है उसके अंदर में 13 करोड़ रुपए तक का नुकसान कंपनी को हो सकता है अगर कंपनी हार जाती है केस तो। बाकी प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर में कोई इस टाइप का क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है, और टैक्स के रिलेटेड केस यहाँ पर चल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर एक जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है कि सिविल केस जो है कंपनी के ऊपर में चल रहा है, कंपनी के ऊपर चल रहा है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगेंस्ट द कंपनी नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है कंपनी के ऊपर में, बट नॉट असर्टेनेबल। यहाँ पर इसका अमाउंट अभी तक कंसर्न नहीं हो रखा है, बट कंपनी ने कर रखा है 2 केसेस जहाँ पे कंपनी अगर जीत जाती है तो विन करेगी 13 करोड़ रुपए। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं और चीज़ों के बारे में, तो कंपनी के ऊपर में काफ़ी सारी कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है, लगभग 6 करोड़ रुपए की, जो कि कंपनी को खर्चा हो सकता है फ्यूचर के अंदर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी के जो हितेंद्र धानजी शाह, इन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है 10 करोड़ रुपए का, जो कि कंपनी बोल रही है मुझे चुकाना है कुछ पोर्शन, जो कि हमने अभी चेक किया था। नेक्स्ट कंपनी के जो जो फैसिलिटीज़, जो एसेट्स जो कंपनी यूज़ में लेती है वो सारे के सारे ही लीज पर हैं। उनका कोई भी मालिक, मतलब कंपनी किसी भी एसेट की मालिक नहीं है। लैंड वगैरह जो हो गया, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, सब लीज पर है। और यहाँ पर जो एक मेनली जो कंपनी की फैक्ट्री वाला काम है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी का, वो 90 ईयर्स के 99 ईयर्स जो 100 साल के जो लीज पर देती है सरकार, वो वाली फैक्ट्री कंपनी ने ले रखी है, जो इसको MIDC ने दे रखा है 100 साल के लिए। तो 1970 से चल रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का आज के दिन और कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ट्रेडमार्क, जो कंपनी लोगो यूज़ कर रही है 3M वाला, ये क्या कंपनी का खुद का रजिस्टर्ड है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कंपनी का अभी तक ये लोगो जो है रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कंपनी जितनी मेहनत कर रही है वो बेकार चलेगी, क्योंकि कल को कोई और यूज़ करने लग जाएगा इसको, तो दिक्कत हो सकती है। कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स होते हैं वहाँ से 2 साल पहले तक 63% कंपनी का सेल आता था, रेवेन्यू आता था। अभी जो है 45% ही रेवेन्यू आता है। दैट मीन्स कि कंपनी अपने आप को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचा रही है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई कस्टमर जाता भी है तो बिज़नेस के ऊपर में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बहुत ही कम कस्टमर्स होते हैं तो अगर एक भी चला जाए तो कंपनी को हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की जो सेल हो रही है वो यूजुअली डोमेस्टिक ही हो रही है। इंटरनेशनल सेल जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 12% ही हुई है। और यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कंपनी की जो जो सेल हो रही है जिसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इंटरनेशनल है, एक्सपोर्ट कर रही है, वहाँ पर कंपनी को नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर चेक करेंगे एक चीज़ को, तो 2022 का ये डेटा है जिसमें 40% सेल हुई है एक्सपोर्ट के थ्रू, इंटरनेशनल सेल हुई है। तो वहाँ पर जो नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल के आया है दैट इज़ 3 करोड़ आउट ऑफ 316 करोड़। यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स कितने निकल के आए, लगभग 10% के आसपास में, सॉरी 1% के आसपास में, राइट। और यहाँ पर जो कि 40% सेल थी जो इंटरनेशनल, और यहाँ पर 2023 के अंदर में लगभग 17% के आसपास में इंटरनेशनल सेल है, और वहाँ पर नेट प्रॉफिट्स कितने निकल के आए, 2% टोटल सेल का। तो मेरे को डर लग रहा है कि, और कंपनी का अगर यही प्रॉफिट अगर इंडिया में बेच के ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और सेल का अगर इंटरनेशनल की कम हो रही है, तो अच्छी बात है। जहाँ सेल नेट प्रॉफिट ज़्यादा बचे वहीं सेल करो, दैट्स अगेन गुड थिंग। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखते हैं कंपनी के सप्लायर्स जो हैं, सप्लायर्स भी कंपनी के पास में अच्छे खासे हैं। डिपेंडेंसी ऑन सिंगल सप्लायर बहुत ही कम है, दैट इज़ अगेन नाइस। तो कंपनी को वो सप्लाई जो लेनी है, रॉ मटेरियल लेने में दिक्कत नहीं होगी कभी, दैट्स अगेन वेरी गुड थिंग। कंपनी का जो मेनली जो बिजनेस आता है 99% वो पेपर और पेपर बोर्ड से ही आता है। बाकी जो दूसरे तरीके हैं वहाँ से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारे सामने एक बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि कंपनी ने इतना बड़ा सेल इस साल कर लिया है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो कंपनी यूजुअली सब में एक ही दिक्कत होती है कि अचानक से नेट प्रॉफिट्स इतने बढ़ जाते हैं ना कि भाई साहब कैसे बढ़ जाते हैं, समझ के बाहर होता है। तो यहाँ पर कंपनी ने बोला कि हमारा जो सेल है वो तो घटा ही घटा, साथ में हमारे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड वो भी कम हुआ, ऑफ कोर्स कम होगा ही। साथ में ही हमारा
ये जो सारी चीज़ें ये भी कम हुई। अदर एक्सपेंसेस जो सेक्शन है वहाँ पर भी हमें बहुत कम अदर एक्सपेंसेस हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो लगभग 12 करोड़ से हो गया है। अब इसी के साथ में कंपनी ने 11 करोड़ रुपए यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स निकाले हैं, राइट, 11 करोड़ रुपए निकाले हैं। बट द थिंग इज कि इनका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो भी लगभग 12 करोड़ रुपए से बढ़ गया है इस साल। ये एक थोड़ा सा सवाल पैदा करता है, बट सवाल तो पैदा करता है, बट पास्ट ईयर्स के अंदर में भी ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छे खासे कंपनी के रहे हैं। बट ध्यान देना, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमें 10 करोड़ रुपए का इस साल ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट नेगेटिव में दिखता है। इससे पहले भी 15 करोड़ रुपए नेगेटिव में दिखा है। सो यहाँ पर ये कोई कंसर्निंग पॉइंट लग रहा है, बट ध्यान, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और रिपोर्ट में नीचे जाते हैं तो ये 6 मंथ्स के अंदर में रिकवर हो जाता है जितना भी ट्रेड रिसीवेबल यूजुअली होता है वो। जैसे यहाँ पे 2023 में 41 करोड़ रुपए था, फिर 2024 के अंदर में 52 करोड़ रुपए, लेस देन 6 मंथ्स। तो यूजुअली अगर ये रिकवर नहीं हुआ होता तो ये यहाँ पर होता 2023 के डेटा के अंदर, 24 के डेटा के अंदर में। बट ये यहाँ पर ही है, इसका मतलब कंपनी का रिकवर हो जाता है, पैसा ज़्यादा बचा हुआ नहीं रहता है। दैट्स अगेन ए गुड थिंग। सो ओवरऑल मुझे कंपनी ठीक लग रही है। अब तक जो डेटा हमारे सामने हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छी लग रही है, क्योंकि आने वाला टाइम के अंदर में पैकेजिंग तो रहने ही वाली है, और दूसरा कंपनी रीयूजेबल जो रिसाइकल वाला मटेरियल उसको यूज़ कर रही है, और दूसरा प्लास्टिक को साइड कर रही है और कागज़ की तरफ में ही जा रही है। तो इसी तरफ में तो मार्केट जाना चाहिए। सो ओवरऑल जो सीनेरियो है वो कंपनी का मुझे तो अच्छा लग रहा है। कंपनी के पास में फैक्ट्री है 99 ईयर्स की लीज के ऊपर में। कंपनी भी आज के दिन अगर देखा जाए तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, सो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस्ड है, और कुछ खास केसेस भी नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट भी अच्छा है, और देखा जाए तो कंपनी फ्यूचर के अंदर में अच्छा कर सकती है। देयर आर चांसेस, गुड चांसेस। अब एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके भी देख लेते हैं, ताकि हमें एक बार पता चल जाए कि मार्केट ने इस टाइप की कंपनियों को क्या वैल्यू दे रखी है, जिसकी वजह से ये कंपनी जो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाह रही है वो किस वैल्यू पे करना चाह रही है। मैं लेटेस्ट डेटा को यहाँ पर उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पास्ट ईयर के डेटा को मैं नहीं उठाऊँगा, यहाँ पर लेटेस्ट डेटा को ही उठाने की कोशिश करूँगा। सो 11 करोड़ रुपये, 11 करोड़ रुपये के हिसाब से 132 करोड़ रुपीज़, तो इस हिसाब से अगर निकल के आता है तो 12 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, सॉरी पी रेशियो निकल के आता है। सो 12 का पी रेशियो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज़, तो इसका है 6 का पी रेशियो, इसका है 8 का पी रेशियो, और इसका है 15 का पी रेशियो। सो यूजुअली देखा जाए तो कमाई जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी उनके मुकाबले अच्छी नहीं कर रही, जिस वैल्यू पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। बट यहाँ पर क्या हो सकता है कि हो सकता है पीबी रेशियो में वैल्यू, मतलब कंपनी के एसेट्स में आज के दिन नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू। तो यहाँ पे 47 करोड़ रुपीज़ की, तो सॉरी 61 करोड़ रुपीज़ की तो ऑलरेडी नेटवर्थ है, और यहाँ पे 40 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी कंपनी उठाना चाह रही है, तो ये लगभग 100 करोड़ हो जाएंगे। सो यहाँ पे 1.3 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको हम कंपेयर करते हैं तो 1.1, 1.35 एंड 0.91। तो बेसिकली देखा जाए तो पीबी रेशियो भी वही है। सो कमाई कंपनी कम कर रही है लिस्टेड कंपनी के मुकाबले, जिस पे अपने प्राइस को कंपनी हिट करना चाहती है स्टॉक मार्केट में, तो थोड़े महंगे भाव में है। सो इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इन कंपनियों को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सामने ये कुछ कंपनियां हैं। एनआर अग्रवाल एक अच्छी कंपनी है, इनको भी कंसिडर किया जा सकता है, इनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है। और आज के दिन अगर देखा जाए तो एक दूसरी न्यूज़ जो भी भाई अब तक वीडियो में टिका हुआ उसके लिए एक बढ़िया न्यूज़, पेपर जो सेगमेंट है, जो कि कार्डबोर्ड जो सेगमेंट है, क्यूरिकेटेड जो पेपर बोर्ड सेगमेंट, उसका बहुत ही नीचे वैल्यूएशन चल रहा है, और उसका भी वक्त आने वाला हो सकता है। एज पर सेक्टर अभी चलना चालू हो सकता है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो इनके अंदर में बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है, बहुत अच्छे नीचे से चल रहे हैं, पीबी रेशियो के हिसाब से भी बहुत अच्छी कमाई इनके अंदर में हो रही है। इनका पैग रेशियो भी ठीक है, और पित्रोस्की स्कोर भी यूजुअली कंपनियों का ठीक है, यूजुअली कंपनियों का ठीक है। इनका इतना कुछ खास अच्छा नहीं आ रहा है, बिकॉज इनकी जो अब तक जो इनकी वैल्यूज आ रही थी नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो इस साल इनके नेट प्रॉफिट्स वगैरह सब सुधरना चालू हो सकते हैं। देयर आर चांसेस। क्यों सुधरना चालू हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इनकी जो सेल है कंटिन्यूसली नीचे जा रही है। बट इस चीज़ को बदलाव लाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो कार्टून बॉक्सेस के ऊपर में 18% से रिड्यूस करके 12% के ऊपर में कर दिया अभी रिसेंटली जून के अंदर में। तो इतना बड़ा इफेक्ट कमाई वैल्यू के हिसाब से, इतनी बढ़िया कमाई, 6 का पी रेशियो, गजब। कंपनियां यूजुअली इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो कुछ तो डिविडेंड भी दे रही हैं,
सो ओवरऑल जो ये सेगमेंट है अब चल सकता है फ्यूचर के अंदर में, और ये जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है इसको एक अलग से वैल्यू मिल सकती है। एक तो आईपीओ का पुश मिल सकता है, ऑल टाइम स्टॉक मार्केट हाई के ऊपर में है, उसकी वजह से इसको वैल्यू मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज इसके अंदर में आज के दिन देखा जाए तो कोई वैल्यू कंपेरिजन के हिसाब से तो नहीं है। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में वैल्यू हो सकती है, देयर आर चांसेस। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपको वेट करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपके मार्केट में रिसर्च करोगे तो इससे पेपर से रिलेटेड सेगमेंट जो कंपनियां हैं और भी अच्छी अच्छी कंपनियां सही वैल्यू के ऊपर में अवेलेबल हैं आज के दिन। अब आईपीओ में कितना ऊपर जा सकता है, सो अगर ये 50% से ज़्यादा जीएमपी रहता है तो रिस्क लिया जा सकता है, एक बार को ट्राई किया जा सकता है कि लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठाया जाए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी फ़िलहाल के ऊपर इस लेवल प्राइस के ऊपर में वेट किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और बाकी आप अपना जो फाइनल डिसीजन बनाएं वो और रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही बनाएं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।